हमें करना है फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन, दैट इज़ नोन एज हेंडरसन हेजल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई, ये एग्ज़ाम में आती है। तो हम पहले एसिडिक बफर की पीएच निकालेंगे इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो एसिडिक बफर क्या करता है, एक तो वीक एसिड कंटेन करता है, दूसरा एक सोल्ट कंटेन करता है। तो हमने मान लिया HA वो एसिड है और BA क्या है, उसका सोल्ट है। अब आपको पता है वीक एसिड है तो HA क्या होगा, वीकली डिसोसिएटेड होगा। तो हमने मान लिया ये वीकली डिसोसिएटेड है, जो कि इसमें टूट रहा है हाइड्रोनियम आयन में और ए नेगेटिव में। और सोल्ट क्या है, स्ट्रॉन्गली डिसोसिएटेड होगा और ये B पॉजिटिव एक नेगेटिव में टूट रहा है। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया हमने कि तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट हो गई। यहाँ से आप H पॉजिटिव इसकी वैल्यू निकालिए, चाहे आप यहाँ H पॉजिटिव भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। तो HA उधर जाएगा कि इंटू में HA डिवाइड बाय में A नेगेटिव, ठीक है। अब आपको पता है कि HA क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। क्यों, अब वीक एसिड है तो अब अगर हमने उसका सोल्ट डाला हुआ है तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा, वापस क्या करेगा, जो है HJ डिसोसिएट हो रहा है इसको वापस कंबाइन करके H पॉजिटिव A नेगेटिव को वापस क्या बना देगा, HA बना देगा, क्योंकि हमने कॉमन आयन डाला हुआ है इसके अंदर, दैट इज़ B पॉजिटिव। ये कॉमन आयन क्या करेगा, जो क्या करेगा वापस से क्या कर देगा, सप्रेशन कर देगा किसके अंदर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन जो अनआयोनाइज्ड एसिड है हमारा HA वो इक्वल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, क्योंकि जितना टूटा था वापस उतना बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम पर दोनों HA जो अनआयोनाइज्ड पहले से था और जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ऑल्सो जो BA है वो क्या है, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो जाएगा, और लेकिन वो इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है किसकी, ये A नेगेटिव की, वो किसके इक्वल हो जाएगी कि हम स्टार्टिंग में कितना BA का सोल्ट लेकर चले थे उसके क्या है, इक्वल हो जाएगी कंसंट्रेशन बिल्कुल, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्गली डिसोसिएटेड है, ये जल्दी से B पॉजिटिव A नेगेटिव में टूट जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो जाएगी तो कितना A नेगेटिव बन गया होगा, जितना BA था उतना A नेगेटिव बन गया होगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या है, जितनी सोल्ट की कंसंट्रेशन थी उतनी ही क्या है, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना, आप इसे A नेगेटिव की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, ठीक है। A नेगेटिव की जगह हमने सोल्ट पुट कर दिया तो H पॉजिटिव की वैल्यू आ गई Ka इंटू में एसिड अपॉन साल्ट। ये एसिड ही तो है हमारा HA, तो यहाँ एसिड लिख दिया, ये सोल्ट आ गया। लोग ले लो दोनों साइड, लोग लेगे तो मल्टीप्लाई में लोग क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाता है। तो लोग Ka प्लस लोग एसिड बाय में सोल्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास। इसको अब रिवर्स कर दो, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का log ऑफ Ka हो जाएगा, और ये माइनस का log ऑफ, वहाँ पर सोल्ट अपॉन एसिड था, माइनस कर दिया तो एसिड अपॉन सोल्ट आ गया। आपको पता है ये pH होती है तो इसकी जगह पुट कर दो pH। और ये क्या होती है भाई, ये pK होती है। pK क्या होती है भाई, pK की वैल्यू होती है माइनस का log ऑफ Ka। ये भी एक तरह से क्या है, मेजरमेंट है, क्या मेज़र करने की, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को मेज़र करने की यूनिट है, ठीक है। तो pH की जगह इसकी जगह pK माइनस का log ऑफ एसिड अपॉन सोल्ट। अब क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा pH, ये pK माइनस कॉमन लीजिए, इसको वापस रिवर्स कर दीजिए, एसिड अपॉन सोल्ट था, इसको वापस क्या कर दीजिए, उल्टा लिखेंगे तो ये सोल्ट अपॉन एसिड और आगे प्लस का साइन हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, हेंडरसन हेजल इक्वेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आप यहाँ पर pK की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, pH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सोल्ट या आपको एसिड दे रखा है तो आप कुछ भी वैल्यू इस इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। सेम एक्सप्रेशन बेसिक बफर के लिए भी हम निकाल सकते हैं। बेसिक बफर मतलब BOH B पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटा, वही KB की वैल्यू आई, OH की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर ये जो B पॉजिटिव है ये बेस के इक्वल होगा भाई, जैसे वहाँ सोल्ट के इक्वल था, ठीक है। ये भी क्या है, यहाँ पर B पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये BOH बेस हो गया हमारा, B पॉजिटिव क्या हो गया, सोल्ट हो गया। तो यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो जितना हमारा क्या था, हम जितना सोल्ट लेकर चले थे उतना ही तो B पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इक्विलिब्रियम पर जितना सोल्ट और उतने ही B पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो बस यहाँ पुट कर दीजिए, सेम काम करना है हमें, बस वहाँ पर pH था, अब ये क्या है, log ऑफ POH। तो POH किसके इक्वल आ गया भाई, हमारी pH वो आ गई हमारी pKb प्लस क्या आ जाएगा, log ऑफ सोल्ट डिवाइड बाय में बेस की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक है भाई। यूजेस मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता ही दी है कि आप pH निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसका, प्लस अगर आपको pH की वैल्यू पता है तो आप POH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि pH प्लस POH किसके इक्वल होता है, 14, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको pH की पता है तो 14 माइनस, या फिर आपको किसी की POH की निकालनी है तो 14 माइनस pH कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, POH की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन की हमने बात कर ली थी कल। एक बफर इंडेक्स भी होता है, बफर इंडेक्स को डिनोट करते हैं हम बीटा से। भाई बीटा क्या कहता है बफर इंडेक्स, कि जब हम डालते हैं किसी भी बफर सोल्यूशन के अंदर क्या एसिड या फिर बेस,
तो कितना चेंज करता है, मतलब कितना रजिस्ट करता है वो, उसकी मतलब अपनी pH को चेंज नहीं होने देता, उसको हम किसकी टर्म में मेज़र करते हैं, बफर कैपेसिटी की टर्म में मेज़र करते हैं, सॉरी बफर इंडेक्स की। तो बफर इंडेक्स क्या होता है, कितना हमने एसिड या फिर कितना बेस डाला है डिवाइड बाय में pH में कितना चेंज आया है, उसी को हम क्या कहते हैं, बफर इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोला कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस हमने ऐड किए हैं बफर सोल्यूशन के अंदर, डिवाइड बाय में डालने पर कितना चेंज आया है pH में, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, बफर इंडेक्स कहते हैं, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने बफर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कोई भी एसिडिक बफर है जिसकी टोटल कंसनट्रेशन है A और उसके अंदर सोल्ट की कंसनट्रेशन है B। तो अगर टोटल A है, सोल्ट की B है, तो एसिड की कंसनट्रेशन कितनी होगी भाई, A माइनस B, यहाँ पर A माइनस B आएगा भाई, ठीक है। तो आपको पता है pH ये होता है, सोल्ट की कंसंट्रेशन B है, एसिड की A माइनस B है, पुट कर दीजिए, कर दी। अब यहाँ पर लॉग को क्या कर दीजिए, आप ln में कन्वर्ट कर दीजिए, कर दिया। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को, करने के बाद दोनों साइड इन्वर्ट कर दो, मतलब इसको उल्टा लिख दो, लिख दिया। लिखने के बाद क्या करो, अब हमें क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन है उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करिए, रीअरेंज करके इसको ऐसे लिख दीजिए कि 1/b प्लस 1/a माइनस b, इसको सॉल्व करिए, वापस से ही आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिया डिफरेंशिएट। जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, इसको रख दीजिए 0 के इक्वल। जैसे आप 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 1/a माइनस b का स्क्वायर 1/b स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से 1/a माइनस b किसके इक्वल आ गया, 1/b। अभी a माइनस b क्या था, एसिड की कंसंट्रेशन, B क्या थी भाई टोटल हमारी, B क्या थी हमारी सोल्ट की कंसंट्रेशन। इसका मतलब मैक्सिमम जब हमारा पॉइंट रीच होगा वहाँ पर एसिड और सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही तो कह रहा है कि यहाँ पर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब चाहे आप, इसका मतलब सोल्ट अपॉन एसिड क्या आ जाएगा, जो रेशियो है उनका वो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा 1 के इक्वल। इसका मतलब अगर वैल्यू लेस देन 1 है चाहे ग्रेटर देन 1 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है 1, चाहे आप इससे ग्रेटर देन 1 जा रहे हैं चाहे आप लेस देन 1 जा रहे हैं, तो बफर कैपेसिटी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा टॉपिक हो गया। हेंडरसन इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर मैंने आपको बता दिया था कि हर एक आयन कितना करंट कैरी आउट करता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट का, उसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं। टी पॉजिटिव होता है म्यू पॉजिटिव डिवाइड बाय में म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव, और यहाँ पर टी नेगेटिव होता है आपका म्यू नेगेटिव डिवाइड बाय में म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहला साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है, जितना छोटा साइज होगा आयन का उतना ही ज़्यादा उसकी आयनिक मोबिलिटी होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा वो फास्ट भागेगा और उतना ही ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट नंबर H पॉजिटिव ज़्यादा होता है Na पॉजिटिव से। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एडजेसेंट आयन। अब इस मेन आयन के साथ कौन सा आयन प्रेजेंट है वो भी अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम HCl और NaCl की बात करें, दोनों में एक H पॉजिटिव है, एक NaCl है, तो आप कहोगे मैडम H पॉजिटिव फास्ट है, NaCl क्या है, कम फास्ट है, तो H पॉजिटिव HCl की जो है ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, अब साथ में क्लोरीन भी है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे क्लोरीन का तो क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए TCl नेगेटिव होगा म्यू Cl नेगेटिव डिवाइड बाय में म्यू पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव म्यू का। ऐसे यहाँ पर NaCl के अंदर ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे तो ये आएगा। लेकिन आपको पता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड कम, तो बाय वाली वैल्यू ज़्यादा आ गई तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर है क्लोरीन का, वो इसके अंदर HCl के अंदर उसकी स्पीड कम होगी, इसके अंदर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या है, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा कम हो जाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एडजेसेंट आयन आपका कैसा है उसके ऊपर भी स्पीड क्या करती है, डिपेंड करती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट नंबर अगर क्लोरीन की बात करें इन दोनों में तो NaCl का ज़्यादा होगा और HCl का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गया ना भाई, क्योंकि बाय वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये छोटी हो जाएगी, और यहाँ पर छोटी आ रही है तो ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट है ना ये एक दूसरे के। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये देखा गया है कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। कब तक, जब तक ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू क्या रहती है, लेस देन 0.5 रहती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू है डिक्रीज होती है जब जिसकी वैल्यू क्या है, जब ग्रेटर देन 0.5 हो जाती है। इसका मतलब लेस देन जब तक 0.5 है तब तक टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही ग्रेटर देन 0.5 हो जाती है तो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू डिक्रीज करती है। एक्वा सोल्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पता है हमें पता है कि जो लिथियम का साइज होता है वो सोडियम से छोटा होता है, और आपको पता है कि जितना छोटा होगा, अभी हमने बात की थी जब हमने एल्कली
तो उतना ही ज़्यादा वो हैवली हाइड्रेटेड होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे, जिसकी वजह से क्या है वो उसके अराउंड क्या है बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिससे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसलिए एक्वा सोल्यूशन में जनरली ये देखा गया है कि साइज़ जो है लिथियम का छोटा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हाइड्रेटेड है, जिससे उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए एक्वा सोल्यूशन क्या है, लिथियम का ज़्यादा हाइड्रेटेड है, वो ज़्यादा सराउंडेड है आयन से, इसलिए उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, कम होता है, किससे, सोडियम से। तो यहाँ पर ये जो हमारा पोर्शन है या फिर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में बोलूँ वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।